चलिए बच्चे, गुड मॉर्निंग। चलिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं हम। डेरिवेटिव डेरिवेटिव का आज 5th क्लास है। डेरिवेटिव क्लास 5। डेरिवेटिव क्लास 5 हमने आपको कंप्लीट किया है। प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके बाद आपको हो जाएगा इनिशियल मार्जिन क्या होता है। फिर आपको मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है। मार्जिन कॉल क्या होता है, मार्जिन कॉल। फिर मार्क टू मार्केट मार्जिन क्या होता है, मार्क टू मार्केट मार्जिन क्या होता है। फिर गेन और लॉस ड्यू टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे। सुनिए, ये सारी टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग रोहित, पल्लवी गुड मॉर्निंग, रेणुका गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सुनिए, यहां पे मैंने लिखा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और यहां पे लिखा मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और यहां पे लिखा मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब सुनिए, देखिए क्या होता है। एक पंजाब का फार्मर है, जो व्हीट प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस करता है। ब्रिटानिया कंपनी है, जो व्हीट कंज्यूम करता है, अब सुनिए, ये पंजाब में व्हीट परचेज करने के लिए गया,
और व्हीट परचेज करने के लिए ये पंजाब का फार्मर इनको मिल गया। अब पंजाब की फार्मर मिल गया तो इन्होंने कहा कि भाई मैं रॉ मटेरियल, इनके लिए तो व्हीट आपके क्या है, रॉ मटेरियल है। तो ये इनसे मिला और कहा कि भाई आप मुझे आफ्टर 3 मंथ या आफ्टर 5 मंथ या आफ्टर 6 मंथ एज अ सीजन, जब आपका व्हीट प्रोडक्शन होगा उस समय ये ब्रिटानिया कंपनी परचेज कर लेना चाहता है व्हीट। उस समय, गुड मॉर्निंग अरुण जी, उस समय ब्रिटानिया कंपनी परचेज कर लेना चाहता है व्हीट। तो भाई साहब आपको क्या है, कितना परचेज करेगा व्हीट, किस प्राइस पे परचेज करेगा, तो इस दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये कहता है कि मैं सेल करूंगा, व्हीट सेलर है, यहाँ पे ये व्हीट सेलर है और ये व्हीट बायर है। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और प्राइस कोट हो गया, प्राइस कोट हो गया, प्राइस कोट हो गया, कोई भी थर्ड पर्सन नहीं। तो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट को जब दो पार्टी, इट इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी इज विलिंग टू बाय एंड अदर पार्टी इज विलिंग टू सेल, देन इट इज सेड टू बी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज सेड टू बी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। डायरेक्टली बायर और सेलर निगोशिएट करता है तो उसके लिए क्या कहा जाता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब सुनिएगा, अब पंजाब के फार्मर को बायर नहीं मिल रहा है, ब्रिटानिया कंपनी को सेलर नहीं मिल रहा है, दोनों को अलग अलग है, एक का सेलर नहीं मिल रहा है, एक को बायर नहीं मिल रहा है। अब ये क्या गया कि भाई साहब इन्होंने कोई सजेस्ट किया कि आप दोनों चले जाइए किसके पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास, और स्टॉक एक्सचेंज से आप लोग बाई और सेल कर लीजिए। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि ये पहुंचे कि मुझे व्हीट सेल करना है, व्हीट सेलर के रूप में पहुंचा, ये पहुंचा कि व्हीट बायर के रूप में पहुंचा। ये दोनों पार्टी एक दूसरे को डायरेक्ट नहीं पहचानता है, ये दोनों पार्टी किसको पहचानता है, स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर को पहचानता है। और स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, इनको बीच में क्या करता है, आपको कॉन्टेक्ट करा लेता है और एक प्राइस कोट करता है, एक क्या करता है, एक प्राइस कोट कर देता है, प्राइस कोट कर देता है। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो इस तरह जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो उसको क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या होता है कि ये आपको यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओटीसी, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव होता है, दो विलिंग पार्टी होता है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट। ये फ्यूचर होता है, इंडेक्स ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंडेक्स ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंडेक्स ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना, तो आपको देखिएगा इट इज ओटीसी, ओवर द काउंटर contract, OTC contract, that is over the counter, over the counter, over the counter। ठीक है, it is a index traded, it is index traded contract। ये आपको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो आपको ये इसे किसे कहा जाता है, इट इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी इज willing to buy underlying assets, underlying assets का मतलब कोई भी एसेट्स, व्हीट हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, आपको कोई कमोडिटी हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, आपको कुछ भी, अंडरलाइंग एसेट्स at a specified point of time in future, a specified point of time in future,
एट स्पेसिफाइड प्राइस, स्पेसिफाइड प्राइस, स्पेसिफाइड, ये दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी बाई करने के लिए रेडी होता है, एक पार्टी सेल करने के लिए रेडी होता है फ्यूचर में किसी स्पेसिफाइड एसेट्स के लिए, स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी स्पेसिफाइड प्राइस पे, ठीक है ना। और ये क्या होता है आपको यहाँ पे, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज के इन्वॉल्वमेंट होता है, स्टॉक एक्सचेंज के इन्वॉल्वमेंट होता है। इट इज contract with the involvement of a stock exchange, a stock exchange in which one party इज कमिटेड टू बाई। इसमें कमिटमेंट के वर्ड होता है, कमिटमेंट थोड़ा सा हार्ड वर्ड होता है, वो नहीं करने के बावजूद भी उसको करना ही पड़ेगा। पार्टी इज कमिटेड टू बाई, कमिटेड टू बाई एंड अदर पार्टी इज कमिटेड टू सेल, committed to sell, committed to sell, क्या क्या committed to buy underlying assets, underlying assets at a specified price, specified future time, specified price and specified point of time in future, price specified point of time in future, specified point of time in future। अब देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ये दो पार्टी के बीच में बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कौन? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए इसको ओटीसी, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव कहा जाता है, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। और दूसरा फ्यूचर करेंट इंडेक्स ट्रेडेड डेरिवेटिव होता है। ये आपको कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टी के बीच में, लेकिन थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कौन सा होता है? स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है ना। अब सुनिएगा, अब क्वेश्चन है कि भाई साहब देखिए यहां पे स्टॉक एक्सचेंज आ गया, सुनिएगा यहां पे स्टॉक एक्सचेंज आ गया, तो एक रूल्स रेगुलेशन इसका होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन। 3:30 पे क्या होता है, मार्केट बंद हो जाता है, तो वह उस समय हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये क्या होता है, कुछ स्टैंडर्डाइज होता है, स्टैंडर्डाइज्ड, ये स्टैंडर्डाइज होता है, जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज होता है, कस्टमाइज्ड, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको यहां पे ये बात को देखना पड़ेगा, यहां पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, it is customized, it is standardized। ये कस्टमाइज होता है, ये स्टैंडर्डाइज होता है। दूसरी बात है देखिएगा, अब यहां पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई इनिशियल मार्जिन की डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में देखिएगा, ये बायर है, ये आपका सेलर है, ये दिनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज है। अब मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज, इन्होंने आपसे कहा कि 1000 यूनिट बाई करेगा, 1000 यूनिट बाई करेगा एट द रेट ऑफ ₹20, एट द रेट ऑफ 20।
तो 1000 रुपीज बाई करेगा तो 20,000 का रुपीज हो गया, 20,000 का गुड्स बाई करेगा। अब सुनिएगा, अब कहेगा कि मान लिया जाए प्राइस 20 पे कोट हो गई, प्राइस आपको रुपीज 20 पे कोट हो गया, 20 पे कोट हो गया। मार्केट प्राइस हो सकता है कि 15 हो जाए, मार्केट प्राइस हो सकता है कि आपको 25 हो जाए, मार्केट प्राइस तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर 15 हो जाएगा, मार्केट प्राइस 15 हो जाएगा और मार्केट प्राइस 25 हो जाएगा, तो इस केस में बायर को मार्केट प्राइस 15 होने के बावजूद भी बायर को बाई करना पड़ेगा 20 पे, बायर को बाई करना पड़ेगा 20 पे, और सेलर सेल करेगा 20 पे। तो बायर लॉस होगा, बायर को इस केस में क्या हो जाएगा, बायर को लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस होगा, 5 इंटू 1000, 5000 की लॉस हो जाएगी, बायर को 5000 की लॉस हो जाएगी। लेकिन आपको क्या है कि आपको सेलर को इस केस में क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। कितने का गेन हो जाएगा, 5000 का गेन हो जाएगा। तो हो सकता है कि बायर डिफॉल्ट करे, हो सकता है कि बायर डिफॉल्ट करे। इस केस में क्या हो जाएगा, 25 पे बायर को खरीदना आपको, इस केस में बायर को गेन हो जाएगा, बायर को गेन हो जाएगा, यहाँ पे बायर को गेन हो जाएगा और सेलर को लॉस हो जाएगा, सेलर को लॉस हो जाएगा, सेलर को लॉस हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे बायर को, यहाँ पे गलत बता, यहाँ पे 5-15 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने में बायर को लॉस हो जाएगा और सेलर को गेन हो जाएगा। कैसे, बायर को 20 में खरीदना पड़ेगा, मार्केट प्राइस 15 होने के बावजूद भी बायर को कितने में, 20 में खरीदना पड़ेगा, मार्केट प्राइस 15, तो बायर को लॉस हो जाएगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कारण, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कारण, और सेलर को गेन हो जाएगा 5000। लेकिन इस केस में 25 मार्केट प्राइस होने के बावजूद भी बायर खरीदेगा कितना में, 20 में, 20 में, तो उसको बायर को गेन हो जाएगा, इस केस में बायर को गेन हो जाएगा और सेलर को लॉस हो जाएगा। क्यों सेलर को लॉस हो जाएगा, क्योंकि सेलर को 20 में ही सेल करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस पे सेल करना पड़ेगा। अब सुनिएगा यहाँ पे, इस केस में क्या करेगा, बायर डिफॉल्ट हो सकता है, इस केस में सेलर को लॉस होगा तो सेलर डिफॉल्ट हो सकता है। लेकिन बायर और सेलर एक दूसरे को पहचानता नहीं है, कौन बीच में इन्वॉल्व है, स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज कहता कि भाई देख भाई, हम किसी को फोन नहीं करेंगे, तुम लोग कुछ ना कुछ पैसा यहाँ पे डिपॉजिट कराओ, कुछ ना कुछ पैसा आप लोग क्या करो, यहाँ पे डिपॉजिट कराओ, ठीक है, कुछ ना कुछ पैसा आप लोग क्या करो, डिपॉजिट कराओ। तो यहाँ पे कितना पैसा डिपॉजिट कराएगा सब ये, तो जो कुछ ना कुछ पैसा डिपॉजिट कराता है, मान लिया जाए कि 8,000 रुपीज डिपॉजिट कराया इन्होंने इनिशियल मार्जिन, अगर इस केस में बायर को लॉस हो गया तो मान लीजिए 8,000 जो पैसा डिपॉजिट कराया था उसमें से 5,000 निकल जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 3,000, बायर के अकाउंट में 3,000। इस केस में क्या होगा, अगर सेलर के अकाउंट से क्या होगा, सेलर के अकाउंट में 8,000 रुपीज रहेगा, 8,000 में से 5,000 माइनस कर देगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे प्लस कर देगा तो 13,000। तो इस केस में सेलर के अकाउंट में जो 8,000 दोनों से डिपॉजिट कराया था उसको क्या कहते हैं, 13,000 कर देगा स्टॉक एक्सचेंज, और बायर के अकाउंट में 3,000 कर देगा, बायर के अकाउंट में 3,000। लेकिन यहाँ पे उल्टा कर देगा, यहाँ पे बायर के अकाउंट को बढ़ा देगा और सेलर के अकाउंट को कम कर देगा। तो इसको कहते हैं मार्क टू मार्केट मार्जिन कहा जाता है, जो अभी आज मैं समझाऊंगा आपको, मार्क टू मार्केट मार्जिन। हाँ जी पल्लवी, रोहित, रेणुका, अरुण जी, ये पॉइंट समझ आया, मार्क टू मार्केट मार्जिन। इनिशियल मार्जिन आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ता है, किसमें, स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, यहाँ पे नो इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड टू, नो इनिशियल मार्जिन, यहाँ पे फॉरवर्ड में नो, क्योंकि दो आदमी के बीच में होता है। यहाँ पे इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, रिक्वायर्ड टू
डिपॉजिट। हमारे आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इनिशियल मार्जिन की डिपॉजिट करने की आवश्यकता होती है, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई इनिशियल मार्जिन की डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, यहां पे आपको मार्क टू मार्केट मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन ऑल्सो शुड बी मेंटेन, नो रिक्वायर्ड टू मेंटेन मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन होता है कि आपको कुछ ना कुछ पैसा हमेशा के लिए आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, नो रिक्वायर्ड टू मेंटेन मेंटेनेंस मार्जिन। यहां पे क्या है, मेंटेनेंस मार्जिन रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट मेंटेनेंस मार्जिन। यहां पे ईच एंड एवरी डे में आपको ईच एंड एवरी डे, यहां पे देखिएगा ईच एंड एवरी डे प्रॉफिट एंड लॉस आपको निकालते रहता है, ब्रोकर आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालते रहता है, और आपको क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालकर उनकी मार्जिन अकाउंट जो बैलेंस होता है, इनिशियल मार्जिन जो डिपॉजिट किया उसको सेटअप करते रहता है, उसको कहते हैं मार्क टू मार्केट मार्जिन। मार्क टू मार्केट, नो मार्क टू मार्केट मार्जिन, यहाँ पे नो मार्क टू मार्केट इज रिक्वायर्ड, कोई आपको मार्क टू मार्केट रिक्वायर्ड नहीं होता है। यहां पे मार्क टू मार्केट इज डन एट ईच क्लोजिंग पीरियड and set up profit or loss with मार्जिन से हम प्रॉफिट एंड लॉस को सेटअप करते रहते हैं। तो ये मोटा मोटी डिफरेंसेस है, आपकी नोट्स में बहुत अच्छा से मैंने डिफरेंसेस दिया हुआ है। अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के बेसिस पे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया? रोहित, पल्लवी, रेणुका, अंकिता, अरुण जी बताइए, क्लियर हो गया ये? चलिए मैं आज आपको स्टार्ट करता हूं यहां पे ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ऑन September 1, ये क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऑन 30th September, बताइए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़ो बेटा। चलिए क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, ऑन सितंबर, ये क्या है क्वेश्चन, ऑन 30th September 2005 a trader buys a निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1870 पे बाई करता है, 1870 पे बाई करता है। द इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट ₹10,000, इनिशियल मार्जिन उनको कितना डिपॉजिट करनी है, इनिशियल मार्जिन उनको 10,000 डिपॉजिट करने, 10,000, वाइल द मेंटेनेंस मार्जिन 75%। अब देखिएगा यहाँ पे इनिशियल मार्जिन उनको कितना देनी है, इनिशियल मार्जिन 10,000,
मेंटेनेंस मार्जिन कितनी रखनी है? मेंटेनेंस मार्जिन 75% ऑफ 10,000, 75% ऑफ 10,000, ये 7,500। इनिशियल मार्जिन, निफ्टी फ्यूचर इंडेक्स ट्रेडेड मल्टीपल अप, एक कॉन्ट्रैक्ट अगर लेते हैं तो 200 यूनिट्स लेना पड़ेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट में आपको 200 यूनिट आपको लेना पड़ेगा, एक दो नहीं, एक सर्टेन यूनिट्स में आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। सेटलमेंट प्राइसेस नेक्स्ट 8 ट्रेडिंग डेज, सेटलमेंट प्राइसेस आपको नेक्स्ट 8 ट्रेडिंग डेज में क्या दिया हुआ है? सेटलमेंट प्राइसेस आपको दिया हुआ है नेक्स्ट 8 ट्रेडिंग डेज में, नेक्स्ट 8 ट्रेडिंग डेज में सेटलमेंट प्राइसेस, दीज आर द सेटलमेंट प्राइसेस नेक्स्ट 8 ट्रेडिंग डेज। इन द इन्वेस्टर क्लोजेज पोजीशन, आपको इस पे क्लोज करता है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द अकाउंट शोइंग द ऑल द कैश फ्लो, रिज्यूम द विथड्रॉल, नो अमाउंट ऑफ विथड्रॉल, कैलकुलेट प्रॉफिट और गेन। ये आपको पूरी कंसेप्ट आपको बताएगा। सुनिएगा, यहाँ पे इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड, इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड ₹10,000, और मेंटेनेंस मार्जिन कितना चाहिए आपको बताइए? मेंटेनेंस मार्जिन 75% ऑफ 10,000, 7,500। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 7,500, ये आपको मार्जिन क्वेश्चन में दिया हुआ है। उन्होंने फ्यूचर बाय किया, एक कॉन्ट्रैक्टर ने फ्यूचर बाय किया कितने में? 1870 पे फ्यूचर बाय किया। अब क्वेश्चन है कि आपको वो एक कॉन्ट्रैक्ट में 200 यूनिट है और ये वाली सेटलमेंट प्राइसेज है पर डे की प्राइसेज है, तो क्या आपको पोजीशन चेंज होगा वो सारे बताने, क्या आपको गेन और लॉस होगा, ये सारी चीजें आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं मार्जिन अकाउंट बैलेंस, मार्जिन अकाउंट बैलेंस आफ्टर मार्जिन कॉल, मार्जिन कॉल, ये आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे मार्जिन अकाउंट बैलेंस। इससे आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इससे आपको पूरी कंसेप्ट हो जाएगा। यहां पे सबसे पहले लिखेंगे डेट, उसके बाद लिखेंगे सेटलमेंट प्राइस, सेटलमेंट प्राइस, सेटलमेंट प्राइस, उसके बाद लिखेंगे गेन और लॉस, गेन और लॉस। यहां पे लिखेंगे मार्जिन कॉल, मार्जिन कॉल, मार्जिन अकाउंट बैलेंस, मार्जिन अकाउंट बैलेंस। देखिएगा, अब आपका जो डेट है, क्या क्या डेट है, कैसा कैसा है, वो चीजें आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे कैसा कैसा है, सबसे पहले आपने बाई किया, कितने पे बाई किया था भाई? 1875 पे, 1870 पे आपने बाई किया था, 1870 पे बाई किया था, 1870 पे। तो आप यहां पे लिखेंगे डेट, कौन सी डेट को? आपने 30 सितंबर को, यहां पे 30 सितंबर है 1870 पे, और मार्जिन अकाउंट बैलेंस आपके पास 10,000 रुपया था। ये रुपीज के टर्म में मार्जिन अकाउंट बैलेंस 10,000 रुपीज था। अब सुनिए आप, अब देखिए 30 सितंबर को ही आपके पास, 30 सितंबर को ही आपके पास
क्या हो गया बता, प्लीज बताइए। 30 सितंबर को ही आपके पास क्या हो गया, आपका जो रेट हो गया 1865, यहाँ पे 1865 हो गया। अब इसको समझने की कोशिश करो बेटा, इसको समझने की कोशिश करो। 1865 हो गया आपको, 1865। जब 1865 हो गया तो सुनिए, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे हम समझेंगे। आपने बाई किया था, बाई 1870 पे, बायर ने बाई किया था, तो सेलर सेल करेगा, सेलर सेल करेगा 1870 पे, ठीक है। अब मार्केट प्राइस पर शेयर इस गुड्स का सेटलमेंट प्राइस कितना हो गया, 1865 हो गया, 1865 हो गया। अब सुनिए, 1870 हो प्राइस पे बाई किया था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, 1865 हो गया। तो 1865 होने के बावजूद भी बायर को बाई करना पड़ेगा, बायर को बाई करना पड़ेगा कितना, 1870 पे, 1870 पे बाई करना पड़ेगा। इस पॉइंट को समझिए, बायर को बाई करना पड़ेगा 1870 पे, 1865 होने के बावजूद भी बायर को बाई करना पड़ेगा 1870 पे। तो बायर क्या कहेगा, मुझे लॉस हो गया, लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, 1865 पे मुझे खरीदना पड़ा, जबकि 1865 मार्केट प्राइस, जबकि 1870 मार्केट में मैंने खरीदा, 186 प्राइस होने के बावजूद भी मुझे खरीदना पड़ा, तो कितना, 200 से। तो यहाँ पे -1000 की उनको लॉस हो गई, जबकि सेलर को, सेलर बेचेगा कितना में बेचेगा, 1870 में बेचेगा, जबकि प्राइस 1865 है, 1865 है। तो कितना, कितना, तो उसकी 1000 की गेन हो जाएगा। तो सेलर की अकाउंट हम लोग ऐड कर देंगे, सेलर की अकाउंट में हमने ऐड कर दिया, बायर के अकाउंट में मैंने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो ये जो मार्जिन अकाउंट बैलेंस, मार्जिन अकाउंट बैलेंस और मार्जिन कॉल ऑफ बायर, ये किसका हम बता रहे हैं, ऑफ बायर, बायर का बता रहे हैं। अब सुनिएगा, यहाँ पे गेन और लॉस मैंने लिखा है, तो गेन और लॉस कितना हो जाएगा, 200, क्योंकि कंट्रैक्ट आपको 200 यूनिट है, 1865 में खरीदना पड़ा, जबकि उनकी 1865 प्राइस होने के बावजूद भी 1870 में खरीदना पड़ा, तो -1000। अब मार्जिन अकाउंट बैलेंस कितना कर देंगे बायर को, 10,000 था, -1000 कितना हो जाएगा इनको, इनकी अकाउंट 9000 का हो जाएगा, इनका अकाउंट 9000 का हो जाएगा। तो 13th की जो आपकी ट्रांजैक्शन था उसके लिए सेटलमेंट हो गई, आपके अकाउंट 9000 का हो गया। अब आपका 14th का, 14 सितंबर में देखिएगा, 14 सितंबर में, अब क्या 14 सितंबर में रेट क्या था, 1858। आपने देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे 1858। अब सुनिए, यहां तक की प्रॉफिट 1865 तक का प्रॉफिट तो सेटअप हो गया है। अब आपका प्राइस हो गया 1858, 1858। अब सुनिए, 185 प्राइस होने के बावजूद भी अब हम प्रॉफिट लॉस मार्क टू मार्केट मार्जिन कैसे निकालेंगे, 18 प्राइस होने के बावजूद भी बायर को खरीदना पड़ेगा, बायर को खरीदना पड़ेगा कितना में, 1865 में खरीदना पड़ेगा, 1865 में खरीदना पड़ेगा। इस तरफ प्रॉफिट निकालेंगे, और कितनी यूनिट खरीदना पड़ेगा, 200 यूनिट, 200 यूनिट। तो यहाँ पे माइनस आपको कितना हो जाएगा बताइएगा, आप यहाँ पे 7 इंटू 200, यहाँ पे -1400 की बायर को फिर से लॉस हो जाएगा, 1400 बायर को फिर से लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे 200, 1858 माइनस 1865 माइनस 1400 का फिर लॉस, तो 9000 माइनस 1400, यहाँ पे 7600 हो जाएगा, 76 किसके अकाउंट में, बायर के अकाउंट में 7600 मेंटेनेंस होगा। अब सुनिएगा, यहाँ पे मेंटेनेंस मार्जिन 7500 है, तो मार्जिन कॉल इसमें नहीं डिमांड किया जाएगा, क्योंकि 7600 उनके अकाउंट में पैसा है, आपको मेंटेनेंस मार्जिन सभी भी ज़्यादा है। अब देखिएगा, इसके बाद उनका दूसरा आपका प्राइस हो जाएगा सेटलमेंट प्राइस। अब सेटलमेंट प्राइस हमारे पास 14 सितंबर का हो गया। अब 15 सितंबर का 1853 है, 15 सितंबर का आपका क्या है, 15 सितंबर 1853, 1853। अब सुनिए 1853,
अब इनको क्या करना पड़ेगा, फिर से देखिए, अब आपको यहां तक प्रॉफिट 1858 तक प्रॉफिट तो कम सेटअप हो गया था। अब आपको फिर प्राइस गिर गया, 1853 प्राइस हो गया, तो कितनी की लॉस हो जाएगी, 1853 पे उनको क्या करना पड़ा, बेचना, प्राइस होने के बावजूद ही उनको खरीदना पड़ा कितना पे, हम ऐसे निकालेंगे 1858 पे, तो कितनी आप बताइए, 200 यूनिट, 200 यूनिट, तो कितना हो जाएगा ये बताइए, 200 यूनिट हो जाएगा, ये आपको 5 हो जाएगा, तो 1000 रुपए की फिर भी लॉस हो जाएगा, 1000 रुपए का फिर भी लॉस हो जाएगा। अब सुनिएगा, यहाँ पे एकदम अच्छे से समझने की कोशिश किया, उनके अकाउंट में 7600 है, माइनस 1000 और हो जाएगा, तो 75,000 से तो कम हो जाएगा ना, 7500 से तो कम हो जाएगा, 7600 है उनके अकाउंट में, 7600 का यहाँ पे, और वो 1000 और लॉस हो गई, 1000 और लॉस हो गई, तो आपको 7500 जो मेंटेनेंस मार्जिन था हमारे पास, मेंटेनेंस मार्जिन हमारे पास कितनी थी, 7500, तो अगर ये आप माइनस करोगे तो यहाँ पे 7600 माइनस 1000 करोगे तो ये तो 6600 हो जाएगा ना, तो ये 6600 हो जाएगा, तो मेंटेनेंस मार्जिन से कम पैसा हो जाएगा, मेंटेनेंस मार्जिन से कम, तो वंस आपका मेंटेनेंस मार्जिन से पैसा कम हो जाएगा तो आपको ब्रोकर कहेगा कि तुम कुछ मार्जिन डिपॉजिट करो, तुम कुछ मार्जिन डिपॉजिट करो, तो आपको तुरंत आपको कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, कुछ पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, यह डिपॉजिट करके आपको यहाँ पे कितना, इतना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा जो कि इनिशियल मार्जिन के बराबर हो जाए, इतना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा जो कि इनिशियल मार्जिन के बराबर हो जाए, तो इनिशियल मार्जिन आपको 10,000 था, तो x इक्वल टू 10,000 माइनस 6600 दैट इक्वल टू 3400, तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं मार्जिन कॉल कहा जाता है, दिस इज सेड टू बी मार्जिन कॉल, इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन कॉल कहते हैं। तो यहां बताइएगा लॉस कितना हो जाएगा, 1853 माइनस 1858, ये माइनस 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 7600 माइनस 1000 दैट इक्वल टू आपके अकाउंट में कितना पैसा हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे कुछ पैसा ऐड करोगे, कितना, 3400, इसको कहते हैं मार्जिन कॉल, इसको क्या कहा जाता है, मार्जिन कॉल कहा जाता है, दिस इज अ मार्जिन कॉल। अब आपको इनिशियली फिर आपके पास पैसा कितना हो गया, यहां पे 7600 माइनस 1000 प्लस 3400, तो आप ब्रोकर के अकाउंट में आपको 10,000 रुपीज रखना पड़ेगा बायर को, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा डेट देखिए, 16 को बताइए, 16 सितंबर को, 16 सितंबर का क्या रेट था बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1847 1847। अब बताइए यहां पे फिर लॉस हो गया, कैसे निकालेंगे हम प्रॉफिट और लॉस, देखिए 1853 के पे प्राइस आ गया था, फिर प्राइस गिर गया, कितना प्राइस गिर गया, 1847, इसका मतलब प्राइस 1847 होने के बावजूद भी बायर को खरीदना पड़ेगा कितना, 1853 पे, तो 1847 होने के बावजूद 1853 पे खरीदना पड़ेगा, तो लॉस कितना हो जाएगा बताइएगा, 1847 माइनस 1853 इंटू 200 का लॉस हो जाएगा। अब बताइए 1847 माइनस 1853, ये कितना हो जाएगा, माइनस बताइए 1200, तो 10,000 से माइनस 1200 फिर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 8800 हो जाएगा, 8800। अब ये भी डेट खत्म हो गया, इसको कहते हैं मार्क टू मार्केट मार्जिन, पर डे जो प्रॉफिट और लॉस निकाले उसको कहते हैं मार्क टू मार्केट मार्जिन।
अब देखिएगा 16 सितंबर का हो गया। अब आपको 17 सितंबर का पहले बार प्रॉफिट होगा बायर को, पहले बार 1849। सेटलमेंट प्राइस कितना था 27 सितंबर 1849, 1849। अब सुनिएगा इसको कैसे हम डिस्कस करेंगे, देखिएगा अब सेटलमेंट प्राइस 1847 होगा, अब 1849 हो गया। हम कैसे प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, मार्केट प्राइस 1849 होने के बावजूद भी, 1849 होने के बावजूद भी वो कितना में खरीदेगा, 1847 पे खरीदेगा, 1847 पे, 1847 पे खरीदेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे बताइए आप, 200 1849 माइनस 1847, तो भाई इनको कितना 2 रुपया 400, तो 8800 प्लस 400 डेट इक्वल टू 9200 हो जाएगा, 9200 उनके अकाउंट इंक्रीज कर जाएगा, इतना से प्रॉफिट हो गया बायर को। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पे 17 सितंबर के बाद क्या है, 20 सितंबर सैटरडे संडे हो गया होगा 1855। यहाँ पे 20 सितंबर सेटलमेंट प्राइस 1855 हो गया। अब सुनिए इसको कैसे प्रॉफिट निकालेंगे, 1849 तक था, अब यहां पे प्राइस कितना हो गया, प्राइस इंक्रीज कर गया कितना से 1855 से। अब सुनिए आप 1849 प्राइस सेटलमेंट प्राइस ये वाला हमारे पास फ्यूचर में बाई किया था, फ्यूचर में बाई किया था, हम ऐसे समझेंगे प्राइस इतना होने के बावजूद भी 1855 होने के बावजूद भी वो बाई करेगा, कितना में बाई करेगा 1849 पे बाई करेगा। प्राइस 1855 होने के बावजूद बाई करेगा कितना में 1849 पे, तो इसको गेन हो गया, कितने का गेन हो जाएगा 1855 होने के बावजूद भी 1849 पे बाई करेगा, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको गेन हो जाएगा। तो 200 1855 माइनस 1849 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 हो जाएगा, तो पे 9200 प्लस 1200, 9200 प्लस 1200, 9200 प्लस 1200 कितना हो जाएगा 10,400 हो जाएगा, 10,400। अब आपको 21 सितंबर का, 21 सितंबर का क्या रेट था 1872, 1872। अब सुनिए अब प्राइसेस हम कितना मान लेंगे, हम 1855, प्राइस फिर इंक्रीज कर गया 1872। हम कैसे गेन निकालेंगे, 1872 प्राइस होने के बावजूद भी बायर को खरीद लेगा 1855 पे, कितना 200, तो 3400 का गेन हो जाएगा, 3400 का गेन हो जाएगा, 3400 का गेन हो जाएगा। अब यहां पे 200 1872 माइनस 1855 3400 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10,400 प्लस 3400 ये 13,800। ये देखिए इनिशियल मार्जिन से ज्यादा है, इनिशियल मार्जिन तो 10,000 था ना हमारे पास, इनिशियल मार्जिन से 13,800 हो गया, 3,800 एक्सेस हो गया, तो विथड्रॉ कर सकता है, विथड्रॉ कर सकता है, लेकिन इसमें विथड्रॉ नहीं करेगा। क्यों नहीं विथड्रॉ करेगा, क्या रीजन है विथड्रॉ नहीं करने का, विथड्रॉ नहीं करने का रीजन है कि क्वेश्चन में एक्सप्रेसली लिखा था कि एज्यूम नो अमाउंट इज विथड्रॉन फ्रॉम द मार्जिन अकाउंट, मार्जिन अकाउंट से कोई अकाउंट आपको विथड्रॉ नहीं करने का है, इसीलिए। अब 21 सितंबर की बात खत्म हो गई, अब आ जाता है 22 सितंबर का क्या रेट था, 22 सितंबर का, अब सुनना है 22 सितंबर का 1879, फिर प्रॉफिट हो गया उसको 1879। अब कैसे करेगा भाई, 1879 होने के बावजूद भी वो खरीदेगा 1872 पे, तो कितना का फायदा हो जाएगा, ये 7 रुपीज का, तो ये 1400 हो जाएगा,
तो 13,800 प्लस 1,400 बताइए कितना हो जाएगा। 13,800 प्लस 14,000, 13,800 प्लस 1,400, आप बताइए कितना हो जाएगा। 15,200 हो जाएगा। 15,200 हो जाएगा। 15,200। 23 सितंबर को वो क्या किया, आपको सेटल कर लिया। तो 23 सितंबर का क्या रेट था, 1883, 1883, 1883। तो 1883 प्राइस होने के बावजूद भी बायर खरीदा 1879 प्रीवियस वन पे, तो कितना का फायदा बताइए आप। यहाँ पे 800 का, तो यहाँ पे 15,200 प्लस 800 प्लस 800 कितना हो गया, 16,000 हो गया, 16,000 हो गया, 16,000। तो दिस इज योर मार्जिन अकाउंट बैलेंस। इसको कहते हैं मार्क टू मार्केट मार्जिन कहा जाता है। हाँ जी अरुण जी, रेणुका, पल्लवी बताइए, रोहित समझ आइए मार्क टू मार्केट मार्जिन। मार्क टू मार्केट मार्जिन बताइए समझ आया कि नहीं आया बेटा। रेणुका, रोहित, अंकिता, पल्लवी बताओ, समझ आया बेटा आप लोग को। मार्क टू मार्केट मार्जिन समझ आया कि नहीं आया आप लोग को। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मार्क टू मार्केट मार्जिन आप लोग को क्लियर हो गया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछी गई थी, क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें, क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें कि गेन और लॉस निकालिए। गेन और लॉस निकालिए आप। तो बताइए गेन और लॉस कैसे निकलेगा बेटा। गेन और लॉस निकालने के लिए पूछी गई है। अब सुनिए आप, ये सारे को आप बताइए कितना आ जाएगा गेन और लॉस। अब सबको प्लस वाले को प्लस ऐड कीजिए, माइनस वाले को माइनस। 800 प्लस 1,400 प्लस 3,400 प्लस 1,200 प्लस 400 माइनस 1,200 माइनस 1,000 माइनस 1,400 माइनस 1,000। ये आपको गेन और लॉस एक तो ऐसे निकल गया 2,600, 2,600 का गेन और लॉस निकल गया, 2,600 का गेन और लॉस निकल गया। अल्टरनेटिव तरीका क्या होता है, अल्टरनेटिव वे टू कैलकुलेट गेन और लॉस, अल्टरनेटिव वे टू कैलकुलेट गेन और लॉस, अल्टरनेटिव वे, अल्टरनेटिव वे से कैसे निकलेगा बताइए आप। अल्टरनेटिव वे से, अल्टरनेटिव वे से कैसे निकलेगा अब सुनिएगा। मार्जिन अकाउंट बैलेंस,
अभी आपको मार्जिन अकाउंट बैलेंस कितना है, 16,000 है, ₹16,000 है, लेस इनिशियल मार्जिन, इनिशियल मार्जिन आपने 10,000 माइनस किया था, लेस मार्जिन कॉल, आपने मार्जिन कॉल बोला था तो फिर 3,400 माइनस किया था। मार्जिन नेट प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बताइए, 16,000 माइनस 13,400, ये आपको 2,600 का प्रॉफिट हो गया, 2,600 की प्रॉफिट हो गई। तो ये चीजें आपको मैंने समझाया, 2,600 की प्रॉफिट हो गई, 2,600 की प्रॉफिट हो गई आपकी। हाँ जी, समझ आ गया बेटा, 2,600 की प्रॉफिट हो गई। एक तो तरीका ये है, 2,600 की प्रॉफिट हो गई। फिर एक अल्टरनेटिव वे है, अल्टरनेटिव वे, 2,600 का प्रॉफिट हो गया। एक अल्टरनेटिव वे एक और है, अल्टरनेटिव वे, एक अल्टरनेटिव वे क्या है, प्लीज आप देखिएगा, अल्टरनेटिव वे क्या है, फ्यूचर बाई, फ्यूचर बाई कितना पे बाई किया था बताइएगा, फ्यूचर उसने बाई किया था 1870 पे, 1870 पे, 1870। अब होता है फ्यूचर सेल, सेल, फ्यूचर सेल, जो लास्ट प्राइस होता है उसको कहते हैं फ्यूचर सेल। लास्ट सेटलमेंट क्या प्राइस था, 1883, 1883, 1883। जो भी लास्ट प्राइस होता है उसको हम उल्टा करते हैं, उल्टा। तो यहाँ पे गेन कितना हो जाएगा, गेन बताइए, दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो कितनी है, 13 है। एक यूनिट नहीं है, कंट्रैक्ट एक है तो उसमें 200 यूनिट है, 200 यूनिट है, तो गेन कितना निकल जाएगा बताइए आप, 2,600 का गेन निकल जाएगा, 2,600 का गेन निकल जाएगा। तो बताइए लक्ष्मी, पल्लवी, अरुण जी, रोहित, ये तीनों तरीका, एक तो क्या किया मैंने, जो टेबल बनाया था उससे प्रॉफिट निकाल दिया, दूसरा ये दो तरीका है। बताइए समझ आया कि नहीं, अभिषेक, रोहित, अंकिता, बताइए बेटा, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम अच्छे से बताइए, समझ आया कि नहीं आया बेटा आप लोगों को। हाँ जी, रोहित, अभिषेक, अंकिता, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, मार्क टू मार्केट मार्जिन, पल्लवी, लक्ष्मी, ये क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये वाली क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए आप, इस क्वेश्चन में है निफ्टी, आपको निफ्टी इंडेक्स इज करेंटली कोटिंग इतना पे, ईच लॉट साइज, यहां पे लॉट साइज क्या है,
250 है, मैंने आप 250 बाई करोगे, सेल करोगे। पी परचेजेज ऑफ मार्चेज कंट्रैक्ट एट 1364 पे आप बाई करोगे। तो आपने यहाँ पे फ्यूचर बाई आप डायरेक्ट लिखोगे, फ्यूचर बाई। तो फ्यूचर बाई आप कितना में किया, फ्यूचर बाई किया 1364 पे। ही हैज बीन आस्क्ड टू पे 10% इनिशियल मार्जिन, 10% इनिशियल मार्जिन। इसका मतलब आपका 250 यूनिट था, 1364 पे बाई किया था, 1364 पे। तो 250 इंटू 1364 तो कितना हो जाएगा, 13 यहाँ पे 341 इतना वैल्यू हो गया। अब इस वैल्यू को आप क्या करोगे बताइए, आप इसको क्या करोगे। आपको उन्होंने बोला कि 10% आपको मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ा है, मार्जिन डिपॉजिट 10% ऑफ दिस। तो 34,000 टाइम मार्जिन डिपॉजिट किया, तो फ्यूचर बाई किया इतना में। व्हाट अमाउंट ऑफ इनिशियल मार्जिन, इनिशियल मार्जिन कितना आपने डिपॉजिट किया, 34,100। फिर उन्होंने बोला है कि व्हाट अमाउंट ऑफ इनिशियल मार्जिन, निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर अगर इतना है तो व्हाट इज द परसेंटेज गेन। तो फ्यूचर बाई किया था 1364 पे, और फ्यूचर सेल करेगा, बताइए फ्यूचर सेल करेगा कितना पे सेल करेगा, जो आपकी सेटलमेंट प्राइसेस है उस पे सेल करेगा, सेटलमेंट प्राइसेस उस पे। तो 1370 पे सेल करेगा, 1370 पे सेल करेगा। तो गेन कितना हो जाएगा बताइएगा आप, गेन आपको 1370 पे सेल किया, 1364 पे बाई किया, 250 यूनिट है, 250 यूनिट है। तो कितना हो जाएगा बताइए आप, 1370 माइनस 1364 इंटू 250, तो 1500 का गेन हो गया। गेन परसेंटेज कितना होगा, गेन परसेंटेज ये 1500 गेन हुआ, इतना इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट पे, इतनी इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट पे 34,100 इतना। तो डिवाइड 34,100 इंटू 100, तो आपको 4.3988%, दैट इक्वल टू 4.4% आपको गेन हो गया। हाँ जी, क्लियर समझ आ गया बेटा आप लोग को। बताइए बताइए समझ आया कि नहीं आया। हाँ जी, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। लक्ष्मी यस सर, 4.4% का गेन हो गया। और बच्चे बताओ, एग्जाम में सबसे छोटा वाला मेथड आप करेंगे बेटा, ऐसे ऐसे निकालेंगे ऐसे। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि मार्क टू मार्केट निकालिए, तो मार्क टू मार्केट मार्जिन तो पूरा करना ही पड़ेगा ना आपको। अब सुनिए एक और क्वेश्चन देखिए, यहां पे एक और क्वेश्चन सीए फाइल में उन्होंने क्वेश्चन क्या लिखा है, इशिता आप प्लीज इस नंबर पे 9312606737 पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको लिंक मिलता रहेगा बेटा, और पीडीएफ भी मैं सेंड करूंगा। आप प्लीज अपना नाम और अपना सीएमए फाइनल लिखकर आप सेंड करेंगी तो मैं आपको लिंक प्लस पीडीएफ सेंड करता रहूंगा, ग्रुप में ऐड करने पे आपको मिलता रहेगा। फिर देखिए, राम बाइज 10,000 शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एट 22,
एंड ऑब्टेन अ कंप्लीट हेज ऑफ 400 निफ्टी। राम ने क्या किया, यहां पे बाई किया 10,000 शेयर, 10,000 शेयर राम बाई किया। किस प्राइस पे बाई किया, एट द रेट ऑफ 22 पे। उनको डर लग रहा है कि प्राइस कहीं गिर ना जाए, उनको डर क्या लग रहा है, प्राइस कहीं डिक्रीज ना हो जाए, तो उसको सेव करने के लिए उसने क्या किया, हेज किया। हेज का मतलब अपने आप को हेज किया, हेज का मतलब अपने आप को सेफ गार्ड किया। उसने शॉर्टिंग, शॉर्टिंग का मतलब कहता है सेल होता है। तो 400 आपको निफ्टी सेल किया, निफ्टी कितना पे, एट द रेट ऑफ ₹1000 पे, 1000 पे सेल किया। राम क्लोजेज आउट हिज पोजीशन एट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द नेक्स्ट डे, at which point the share of X Limited dropped by 2%। प्राइस उनको क्या होगा, प्राइस ऑफ शेयर गिरेगा 2% से, और प्राइस ऑफ निफ्टी गिरेगा 1.5% से, 1.5% से। तो इसने बाई किया है, यहाँ पे शॉर्टिंग किया। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सेल। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सेल। अब सुनिए, दो आपका नाम होता है, एक तो आपको लॉन्ग होता है। मान लीजिए ये आपका पोर्टफोलियो है, ABC, ये पोर्टफोलियो है, और एक पोर्टफोलियो D है। इसमें आपने बाई किया, बाई किया क्या, बाई किया आपने ई बाई किया, तो आपकी पोर्टफोलियो हो गई कितना, ABCDE। आपकी पोर्टफोलियो हो गया इतना, ABCDE। अब आपकी पोर्टफोलियो लंबा हो गया, हाई हो गया, तो इसको कहते हैं लॉन्ग पोजीशन, इसको कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन तब होता है जब आप बाई करते हो, लॉन्ग पोजीशन तब होता है जब आपकी बाई करते हो। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे दूसरी केसेस में बता रहा हूं, दूसरी केसेस बता रहा हूं, अगर आपने सेल किया, सेल किया बी को, तो आपके पास जो पोर्टफोलियो बच जाएगा वो ACD बचेगा। तो आपका पोर्टफोलियो शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया, तो इसको कहते हैं शॉर्ट। तो शॉर्ट कहेंगे तो उसका मतलब सेल, और लॉन्ग कहेंगे तो उसका मतलब क्या हो गया, बाई। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि उसने शॉर्ट किया 400 शेयर, और जब आप बाई किया था कितना, 10,000 शेयर। प्राइस क्या हो गई थी, उसको 22 रुपीज था। तो प्राइस ऑफ स्टॉक डिक्रीज कितना हो जाएगा, प्राइस ऑफ स्टॉक डिक्रीज, डिक्रीज कितना हो जाएगा, 2% ऑफ 22। तो 22 का 2% आपका कितना हो जाएगा, 0.44। तो लॉस इन कैश मार्केट लिखते हैं, लॉस इन कैश मार्केट। कैश मार्केट में कितने की लॉस हो जाएगी, प्लीज बताइएगा। 0.44 की लॉस होगी, क्योंकि प्राइस गिरा, आपने खरीदा था 22 रुपए में, प्राइस हो गई इतना से डिक्रीज कर गया 10,000 का, 10,000 का। तो कितना आपको हो गई बताइए आप, ₹4400 का आपको क्या हो गया, ₹4400 का, बताइए 4400 का आपको लॉस हो गई। लेकिन आपने अपने आप को बचाने के लिए हेज किया था। हेज का मतलब सेफ गार्ड किया था। सेफ गार्ड कहां पे किया था, आपने निफ्टी बेचा था, कितने में बेचा था, शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब सेल 1100 में। तो आपकी प्राइस निफ्टी बिकम्स, निफ्टी आपको कितना गिर गई थी, निफ्टी 1100 था, 1.5% ऑफ 1100 इतना से गिर गया था। तो 1100 माइनस 1100 इंटू 0.015, तो 16 पॉइंट आपको 5 गिर गया था, 16.5। तो कितना आपके पास हो गया था, 1083.5। तो कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ड्यू टू निफ्टी हम निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ
इफेक्ट इन फ्यूचर मार्केट, इफेक्ट इन फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर मार्केट में क्या इफेक्ट होगा? तो फ्यूचर आपने सेल किया था, फ्यूचर सेल कितना में? 1100 में, और फ्यूचर बाई किया, उसका उल्टा जो होता है वो हम बाई 1083.5, तो गेन ड्यू टू फ्यूचर कितना हो जाएगा? गेन ड्यू टू फ्यूचर, फ्यूचर के कारण आपके पास गेन कितना हो जाएगा? यहाँ पे फ्यूचर के कारण गेन हो जाएगा 16.5, लेकिन कितनी? ये तो एक यूनिट में होगा। कितना आपने बेचा था? 400 इंटू 400, इंटू 400, तो ये हो गया 6600। नेट गेन कितना होगा बताइए आप? नेट गेन आपका 6600 का गेन हो गया फ्यूचर से, 6600 का गेन हो गया फ्यूचर से। हाँ जी बताइए, 6600 का गेन हो गया फ्यूचर से। और कैश मार्केट में आपको गेन, मैंने कैश में आपने शेयर को खरीदा था और फिर बेचा, तो कितने की लॉस हो गई? 4400 का, यहाँ पे 4400 का। तो नेट गेन आप बताइए 2200 हो गया, नेट गेन 2200 हो गया। बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? बताओ, नेट गेन 2200 हो गया। हाँ जी इशिता, अभिषेक, रोहित, लक्ष्मी, पल्लवी, बताइए समझ आया कि नहीं आया? नेट गेन आपको 2200 हो गया। अभिषेक बताओ बेटा, लक्ष्मी। इस तरह फ्यूचर में गेन और लॉस निकालते हैं। हाँ जी बताइए, क्लियर हो गया? तो इस तरह आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था कि आपने बाई किया है कोई स्टॉक, आपको डर लग रहा है, आपको इस बात की डर लग रही है कि कहीं फ्यूचर की प्राइस गिर ना जाए, आप प्राइस गिरा ही, तो अपने आप को बचाने के लिए क्या किया था? कुछ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल किया था। आज सेल कितना में किया था? 1100 में सेल किया था। तो 1100 में सेल का मतलब चाहे प्राइस कुछ भी हो जाए, आप सेल करेंगे 1100 में। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको फिजिकल गुड्स की डिलीवरी होती नहीं है, सिर्फ आपको क्या होता है? डिफरेंसेस सेटअप किया जाता है, डिफरेंसेस सेटअप किया जाता है। तो डिफरेंसेस सेटअप करने के लिए आपका जब शेयर की प्राइसेस 2% से गिरा, तो आपने खरीदा था 22 में, तो उसकी प्राइसेस इतना से गिर गई हर एक शेयर पे, तो आपने 10,000 शेयर खरीदा था, तो इतने की लॉस हो गई। लेकिन आपने निफ्टी को बेचा था 1100 में, निफ्टी को बेचा था 1100 में। जब निफ्टी आपने, फॉरेक्स के बाद म्यूचुअल फंड होगा और डेरिवेटिव के बाद होगा अब म्यूचुअल फंड। अब 1100 जो में आपने बेचा था निफ्टी, तो 1100 में 1.5% ये भी गिरा, तो 1.5% जब गिरेगा तो कॉल ऑफ द इफेक्ट फ्यूचर सेल आपको कितना है? 1100, फ्यूचर बाई अपने इतना। उल्टा प्रॉफिट निकालने के लिए उल्टा ट्रांजेक्शन्स करते हैं सेटलमेंट डे पे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो ये गेन ड्यू टू फ्यूचर आपका इतना हो जाएगा, गेन ड्यू टू फ्यूचर। नेट गेन आपका इतना हो गया 2200, नेट गेन आपको 2200 का हो गया। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी क्लियर हो गया? ये पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को? चलिए आज हम इतना ही रन देते हैं बेटा, आज की क्लास इतना ही रन देते हैं। चलिए ओके, थैंक यू क्लास। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। रोहित, फॉरेक्स के बाद म्यूचुअल फंड होगा, लेकिन डेरिवेटिव के बाद ही होगा म्यूचुअल फंड। फॉरेक्स कंप्लीट होने के बाद इंटर के बच्चे, इंटर में मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू करने जा रहा हूं उसी टाइम पे। हाँ जी क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बेटा। कोई डाउट? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ओके थैंक यू।